नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग विद फैज में। यूरोप में इस साल ऐसा क्या हो गया जो गर्मी अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ गई और गर्मी के बढ़ जाने के कारण काफ़ी सारे मृत्यु, काफ़ी सारे डेथ्स रिपोर्ट की गई है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका एवरेज टेम्परेचर अमूमन 18 से 28 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करता था, जो अपने ठंडे वातावरण के लिए जाना जाता था। ऐसा क्या हो गया कि इस साल का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। WHO की माने तो इस साल हमें यूरोप के अंदर एवरेज डेथ जो हुआ करती थी हर साल ड्यू टू हीट स्ट्रोक और हीट वेव, उससे 1300 ज़्यादा मृत्यु देखने को मिल सकती है। तो क्या रीज़न है इसका, इस वीडियो के माध्यम से आइए समझते। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यूरोप एक ऐसा देश है जिसका एवरेज टेम्परेचर 18 से 28 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करता था, मगर अभी 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुंच गया है। जर्मनी जैसी जगह पे 41 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया है, जिसके कारण काफ़ी सारे मृत्यु वहाँ पे हो रही हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में ये चीज़ हमें और देखने को मिले एज पर WHO। ठीक है, तो इसकी क्या रीज़न है, आइए हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हीट वेव एक्चुअली में होता क्या है। हीट वेव का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं, ठीक है, बेसिकली ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे बोला जा सके कि इस टेम्परेचर पहुंच जाने के बाद बोला जा सकता है कि हाँ यहाँ पे हीट वेव। बेसिकली हीट वेव गर्मी लाती है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ाती है। ठीक है, सपोज कि ये कोई एब्सोल्यूट क्राइटेरिया उसका नहीं है। एब्सोल्यूट क्राइटेरिया का मतलब ये हुआ कि अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करें तो राजस्थान के लिए वो कॉमन है, क्योंकि वो गर्म जगह है, तो उसको हम लोग हीट वेव नहीं बोलेंगे। मगर अगर हम जर्मनी जैसी कंट्री की बात करें जो अमूमन अपने ठंडे वातावरण के लिए जाना जाता है, अगर वहाँ की टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है, तब हम बोलेंगे उसे कि हीट वेव आ चुका है। ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस एंड दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये बेसिकली प्रोपोर्शनल जगह के हिसाब से डिफर करता है इसका डेफिनेशन। इतनी चीज तो क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि यूरोप में ऐसा क्या हो गया कि इस साल की गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। पहली चीज़ तो ये कि क्लाइमेट चेंज, सबसे बड़ा फैक्टर ये है क्लाइमेट चेंज। आप सबको पता होगा क्लाइमेट चेंज ऐसा फैक्टर है जिसके कारण से पूरा का पूरा ग्लोबल वार्मिंग के वजह से पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें देखने को मिली है पूरे वर्ल्ड अराउंड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हमें क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें देखने को मिली है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो पहला फैक्टर तो ये, और ये बहुत ही अंडरस्टूड, क्योंकि किसी भी से भी आप पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ तो सबसे पहला चीज़ तो वो ये बोलेगा कि ठीक है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज तो एक फैक्टर है ही, देयर इज नो डाउट ऑन इट। बट दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि इस साल में जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा, समर का जो टाइम है वो यूरोप में अमूमन एक आध महीने बाद आया करता था, मगर इस साल क्या हुआ, यूरोप में समर जल्दी आ गया। सबसे पहली चीज़ तो ये अर्ली अराइवल ऑफ समर। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ क्लियर स्काइज देखने को मिलते हैं, हवाएं कम चलती है, रेनफॉल कम होती है। इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो सनलाइट है, सनलाइट सीधा ज़मीन पर पड़ता है। ठीक है, सनलाइट सीधा ज़मीन पर पड़ती है और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिकली घर है या मकान है, रोड्स है, वो कुछ इस तरह से बनाए गए हैं ताकि हीट को स्टोर कर सके, हीट को कंजर्व कर सके। मतलब देखिए वहाँ का जो वातावरण है वो बेसिकली ठंडा है। ठीक है, ज़्यादातर वहाँ के लोग ठंडा वातावरण देखते हैं, विंटर सीजन देखते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे का घर वर जो है, घर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से बना रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हीट को कंजर्व कर सकें, ताकि आपको ठंड झेलने में मदद मिल सके। ठीक है, वहाँ की वेंटिलेशन कम होती है, खिड़की छोटी होती हैं, वेंटिलेटर जैसी हमारे इंडिया में जैसे होती है वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर, तो ये सब वहाँ पे नहीं होती या बहुत छोटी होती। ठीक है, ये और रूफ शेड जो हम लोग रूफ में लगाते हैं वो सब नहीं होती। तो एक्चुअली में इन सब के कारण क्या हुआ कि एक तो वहाँ क्लियर स्काइज रहती, क्लियर स्काइज रहने की वजह से क्या हुआ, सीधा सनलाइट हमारा
वहाँ के ज़मीन पे पड़ा। ज़मीन पे पड़ने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ की हीट ट्रैप हो गई, ठीक है, क्योंकि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ। तो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये, ठीक है, और ये पहले भी हुआ करता था, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से अब क्या हो रहा कि ये जो रिपीटेशन, मतलब पहले 9 साल 8 साल 10 साल के बाद ये चीज़ रिपीट होती थी, मगर अब क्या हो रहा है कि ये फ्रीक्वेंटली रिपीट होना शुरू हो गया। तो अब ये चिंता का विषय बन चुका है पूरे कंट्री, सिर्फ यूरोप के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो दूसरा मैंने रीज़न बता दिया आपको, क्लियर स्काइज रहती है, हवाएं कम चलती है, बारिश कम होती है, जिसके कारण वहाँ की हीट जो है डायरेक्ट ज़मीन पे पड़ती हीट ट्रैप होता है, ठीक है। थर्ड रीज़न है वहाँ पे रात में टेम्परेचर वहाँ की गिर जाती थी, रात में टेम्परेचर में कमी आती थी। भले जितना भी दिन में गर्मी रहे, रात में टेम्परेचर कम हो जाती थी, मगर इस बार टेम्परेचर कम नहीं हो रही, जिसके कारण से बॉडी को और वहाँ के वातावरण को रिवाइव होने का, ह्यूमन बॉडी को और वहाँ की इन्वायरमेंट को रिवाइव होने का मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड सबसे बड़ी रीज़न है। फोर्थ, वहाँ का काफ़ी सारा, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा एरिया इस चीज़ से प्रभावित है, इस चीज़ से इम्पैक्ट। और फिफ्थ जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है हीट डोम। हीट डोम, हीट डोम मैं बताऊंगा बाद में आपको एक्चुअल में क्या होता है। हीट डोम इज ऑल्सो अ रीज़न, ठीक है, कि यूरोप में इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी देखने को मिली, और हो सकता आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा मिली, और ये चीज़ फ्रीक्वेंटली रिपीट होता चला जाए। ऐसा नहीं इस साल देखने को मिला है तो हमें नेक्स्ट साल ना मिले, गारंटी नहीं, हो सकता है अगले साल इससे ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण से वहाँ की जो गर्मी है, वहाँ के लोग काफ़ी इससे जूझ रहे और काफ़ी परेशान हैं। तो एक्चुअल में हम ये भी समझना ज़रूरी है कि वहाँ का 40 डिग्री सेल्सियस में वहाँ के लोग इतनी ज़्यादा मरने क्यों लगे, इतनी ज़्यादा मृत्यु वहाँ क्यों हो रही। क्योंकि इंडिया में तो ये काफ़ी कॉमन है, 45-48 डिग्री तक हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं, हमें कोई इशू नहीं होती। हाँ, गर्मी ज़्यादा लगती, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ है कि वहाँ का लोग जो है इस चीज़ के यूज टू नहीं, इस चीज़ के यूज टू नहीं। तो आइए हम समझते हैं कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है वहाँ के 40 डिग्री सेल्सियस में और यहाँ के 40 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, पहला मैं ये बता दूं कि एक्चुअल में ये हीट डोम होता क्या है। मैंने मोटा मोटी सारा रीजंस आपको कवर कर दिया कि पहला रीज़न ये कि वहाँ जो है क्लियर स्काइज होते हैं, ठीक है। पहली तो ये कि समर वहाँ की काफ़ी जल्दी आ गई है इस साल। दूसरी कि वहाँ क्लियर स्काइज होते हैं, क्लियर स्काइज होने की वजह से डायरेक्ट वहाँ पे सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि हीट को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है, तो उससे हीट ट्रैप हो जाता है, और ट्रैप होने जाने के कारण वहाँ की गर्मी बढ़ जाती है। तीसरी रीज़न कि वहाँ का जो रात का टेम्परेचर वो इस साल नहीं कम हो रहा, रात में भी उतना ही टेम्परेचर रह रहा है या थोड़ा बहुत ही कम हो पा रहा है जितना दिन में रह रहा है, जिसके कारण से रिवाइव होने के लिए वहाँ के लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा, ठीक है। फोर्थ मैंने बताया काफ़ी सारे एरिया जो है इस इम्पैक्ट है, लार्ज एरिया में ये चीज़ इम्पैक्ट पड़ी है, जिसके कारण इस चीज़ को ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है पूरे यूरोप में, ऑल ओवर यूरोप में ये चीज़ हमें देखने को मिल रही। और फिफ्थ जो चीज़ मैंने बताई वो है हीट डोम। एक्चुअल में हीट डोम होता क्या, देखिए हीट डोम का मैंने जिक्र ऑलरेडी कर दिया है। हीट डोम बेसिकली क्या है, सपोज ये एक ग्लास है, ठीक है, ये एक ग्लास है, कांच का ग्लास है जिसमें हम लोग पानी पिया करते हैं। यहाँ पे एक कैंडल जला हुआ है, यहाँ पे एक कैंडल जली हुई है और यहाँ से हीट रिलीज हो रही है। अब क्या हुआ, कैंडल के ऊपर हमने एक सपोज एक ग्लास रखा हुआ है, जिसके कारण से यहाँ का जो टेम्परेचर है या यहाँ का जो टेम्परेचर है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रैप हो गया। यही केस हुआ है एक्चुअली में यूरोप के अंदर, क्योंकि वहाँ क्या है ना कि जैसा मैंने बताया कि वहाँ जो है क्लियर स्काइज होती है, हवाएं बहुत कम चलती है, बारिशें काफ़ी कम होती है, जिसके कारण वहाँ पे एक्चुअली में डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है। और वहाँ का जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है वो ये है कि वहाँ का जो दिन होता है वो 15 से 17 घंटों तक का होता है। मतलब अगर 5 बजे सनराइज हो रही है तो 9:30, 8 बजे तक सनसेट देखा जा सकता है। मतलब इतना टाइम तक, यहाँ इंडिया जैसा नहीं कि 6 बजे तक शाम हो जाती है, 6-7 बजे तक रात हो जाती है, वहाँ 8:30, 9, इवन 9:30 तक
सूरज सनसेट देखने को हमें मिलती है। तो इतना लंबा ड्यूरेशन तक सूरज रहने के वजह से सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, और चूंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि हीट वहाँ पे कंजर्व हो चला जाता है, और तो उसके वजह से हीट ट्रैप हो जाती है। हीट ट्रैप हो जाने के कारण से नाइट में, रात में टेम्परेचर लो नहीं हो पाता, क्योंकि हीट रिलीज हो रही होती है। एक्चुअली में हीट ट्रैप क्यों होती है? हीट ट्रैप एक बार हो जाने के बाद वो रिलीज होगी, तो जैसे ही रिलीज होगी तो आसपास का टेम्परेचर भी वो बढ़ाएगी। तो इसी के कारण रात में भी जो है वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी अभी देखने को मिल रही है, जिसके कारण से पूरा इकोसिस्टम और ह्यूमन बॉडी रिवाइव नहीं हो पा रहा। और इसके कारण क्या हो रहा है? हीट स्ट्रोक हो रहा, सडन डेथ्स देखने को मिल रही है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हो रही। अब हम समझेंगे एक्चुअल में कि 543 डिग्री सेल्सियस फील डिफरेंट इन यूरोप देन इंडिया। इंडिया में 43 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस क्या अलग है वहाँ के 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन फॉर कोल्ड वेदर। मेनी यूरोपियन होम्स हैव थिक इंसुलेशन, स्मॉल विंडोज, लिमिटेड वेंटिलेशन दैट ट्रैप हीट। जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ ऐसे हैं जो अमूमन हीट को ट्रैप करते हैं, ताकि ठंड में, क्योंकि ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे, अब ठंड में सर्वाइव करने के वजह क्या सबसे बड़ा हथियार क्या है कि आप हीट को ट्रैप करें। दिन में जो गर्मी पड़ती है उसे कोई भी माध्यम से ट्रैप करें। ठीक है, एक्चुअल में काफ़ी सारे आइसोलेशंस बनाए जाते हैं जिसके कारण हीट ट्रैप होती है। तो वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है जिसके कारण वहाँ पे हीट ट्रैप होता है, और उसके कारण इस बार गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई है, तो और उसमें चार चांद लगा दिया वो चीज़ कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ की ऐसे है कि गर्मी को और बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो पहली रीज़न तो ये। सेकेंड, लिमिटेड एयर कंडीशन। एक्चुअली में वहाँ एयर कंडीशन का कुछ ज़्यादा ट्रेंड है नहीं, बहुत कम जगहों में आप एयर कंडीशन देखेंगे। इवन काफ़ी कार्स में भी ऐसे कार्स काफ़ी सारे हैं जो बिना एयर कंडीशन के आते हैं। आप सपोज कीजिए कि इंडिया में बिना एयर कंडीशन की तो बात ही नहीं होती, वो तो बेसिक क्राइटेरिया है। बेस मॉडल भी आप लेने जाओ यहाँ की गाड़ी में तो वहाँ आपको एयर कंडीशन देखने को मिलेगी, मगर वहाँ ऐसा नहीं है। एयर कंडीशन का वहाँ ज़रूरत पड़ता नहीं, क्योंकि वहाँ की टेम्परेचर इतनी अच्छी होती है, वहाँ की टेम्परेचर जनरली कोल्ड होती है, तो उसमें आपको एयर कंडीशन की जनरली ज़रूरत पड़ती नहीं। ठीक है। थर्ड है लोअर हीट एडाप्शन। अब यहाँ के लोगों को क्या है, एक्चुअली में हमारा जो शुरू से देखिए, जो भी रीजन में आप रहेंगे शुरू से बचपन से, वहाँ का रीजन, वहाँ के क्लाइमेट आप फेस करेंगे। बचपन से एक ही क्लाइमेट देख रहे, ह्यूमिड, गर्मी। तो सपोज चेन्नई के जो लोग हैं, ठीक है, सपोज इंडिया की अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो चेन्नई में क्या है, वहाँ समुद्र है, और समुद्र होने की वजह से गर्मी, देखिए गर्मी तो ज़्यादा होती है क्योंकि वो इक्वेटर के अराउंड आता है। ठीक है, क्योंकि वो साउथ एरिया हमारा तो इक्वेटर के अराउंड आता है, तो उसके कारण गर्मी वहाँ ज़्यादा है। दूसरी चीज़, वहाँ समुद्र है, समुद्र होने की वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी एक ऐसा चीज़ है, मैं बता दूँ ह्यूमिडिटी क्या है कि वातावरण में ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स का बढ़ जाना। ठीक है, सपोज कि एक जगह 40 डिग्री टेम्परेचर है लेकिन वहाँ ह्यूमिडिटी कम, एक जगह 35 डिग्री सेल्सियस लेकिन वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो आपको 35 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा गर्मी लगेगी और आपको सफोकेशन होगा, सर्वाइव करने में इश्यूज आएंगे क्योंकि वहाँ की ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। सपोज आप एक कूलर घर में आप सब यूज़ करते होंगे, कूलर चलाइए आप, ठीक है, लेकिन रूम को बंद कर लीजिए, उसके बाद देखिए वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि कपड़े भी अगर आप वहाँ पे रखोगे तो भीगे कपड़े, तो कपड़े भी जल्दी नहीं सूखेंगे क्योंकि एक्चुअल में एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारे वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो ये वजह है। तो मैं बता रहा था आपको कि एक्चुअल में जो चेन्नई के लोग हैं और जो कश्मीर के लोग हैं, अगर चेन्नई का लोग कश्मीर में जाता है तो वहाँ उससे ज़्यादा ठंड लगेगी, और अगर कश्मीर के लोग अगर चेन्नई आते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने में इश्यू हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो अडॉप्ट कर लेता है एक क्लाइमेट को, जहाँ हम शुरू से रहते हैं, पलते बढ़ते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, एक्चुअल में वो बॉडी यूज टू हो जाता है उस चीज़। तो यूरोप में क्या है, ठंड, वहाँ के लोगों का जो बॉडी है वो ठंड का यूज टू है, ना कि गर्मी का। तो अचानक से जो 30 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस को अगर वो उन लोग कंसीडर करते थे कि ये समर सीज़न है, एक्चुअल में 30-35 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ बहुत मतलब कॉमन है।
ठीक है, तो यहाँ कुछ फील नहीं होगा, लेकिन वहाँ के लोग के लिए वो गर्मी है। तो अचानक से वहाँ का टेम्परेचर अगर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा तो एक्चुअली में वहाँ का लोग को इम्पैक्ट वहाँ पहुँचेगा, वहाँ के लोगों की बॉडी को इम्पैक्ट पहुँचेगा, नुकसान पहुँचेगा। तो एक्चुअल में हीट अडॉप्शन की बात है, ठीक है, बॉडी की हीट एडेप्टेबिलिटी की डिफरेंस है। नेक्स्ट जो है वो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। Concrete, asphalt, dense building absorb re-radiate heat, making cities much hotter, especially at night। जैसा कि मैंने बताया काफ़ी सारे कॉन्क्रीट और इस तरह के जो एसफल्ट, डेंस बिल्डिंग, ठीक है, वहाँ की बिल्डिंग की स्टाइल और मटेरियल्स काफ़ी अलग होती हैं यहाँ की बिल्डिंग के कंपैरिजन में। तो वहाँ बेसिकली उस तरह से बनाया जाता है कि हीट ट्रैप की जा सके या फिर आइसोलेट की जा सके, कम से कम ठंड अंदर पहुंच पाए। तो उस तरह का बॉडी, जो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें अगर हीट पहुंचेगा तो ऑब्वियसली हीट ट्रैप होगा। हीट ट्रैप होने के कारण जो है वहाँ की गर्मी बढ़ेगी। तो वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि बेसिकली हीट को ट्रैप किया जा सके, ठीक है। तो अब गर्मी में वो चीज़ इश्यूज आ रही है। यहाँ के मटेरियल्स की तरह वहाँ के मटेरियल्स भी नहीं है कि इसी वजह से वहाँ का 45 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस पहुँचने के बाद वहाँ का रोड जो है मेल्ट होना शुरू हो गया। यहाँ 45-50 तक भी कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा, बहुत कॉमन है ये चीज़ यहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ह्यूमिडिटी चेंजेस हाउ इट फील्स। हाई ह्यूमिडिटी प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम एवापोरेटिंग, मेकिंग हार्डर फॉर द बॉडी टू कूल डाउन। जैसे कि मैंने बताया ह्यूमिडिटी भी एक क्राइटेरिया, एक फैक्टर है कि ह्यूमिडिटी कुछ कुछ जगह में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ भी समुद्र है, ठीक है, और हीट में वो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है वहाँ पे। नाइट टाइम कूलिंग। नाइट टाइम कूलिंग इस बार जो है रात में जो अमूमन टेम्परेचर कम हो जाया करता था, जिसके वजह से पूरे वातावरण को रिवाइव होने का, ह्यूमन बॉडी को रिवाइव होने का मौका मिलता था, इस साल नहीं मिल पा रहा। कांस्टेंट हीट पड़ने के वजह से काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु इस साल देखने को हमें मिल रही है। And the last but not the least, health risk increase. Heat waves increase the risk of dehydration, heat exhaustion, heat stroke and can worsen heart, lung and kidney conditioning, ठीक है। तो इस वजह से हीट स्ट्रोक जैसी, डिहाइड्रेशन जैसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया कि किस तरह से यूरोप वर्सेस इंडिया का फैक्टर अलग अलग है, ठीक है। क्लाइमेट एडेप्शन की बात की जाए तो यूरोप में लोअर है, इंडिया में हायर है। एसी अवेलेबिलिटी इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा है, समझिए आजकल बहुत कॉमन है। मोर कॉमन इन सिटीज़ में थोड़ा कॉमन है, बट रूरल में काफ़ी ये अनकॉमन है, मतलब कम देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत काफ़ी यूरोप में लिमिटेड है, ये यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ लिमिटेड है, यहाँ मोर कॉमन इन सिटीज़। बिल्डिंग डिज़ाइन, हीट रिटेनिंग, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे मोर वेंटिलेशन फोकस, मतलब वेंटिलेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है इंडिया में। ज़्यादा बड़ी खिड़की बनाई जाती है, वेंटिलेटर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। हीट वेव प्रिपेयर्डनेस मॉडरेट, रिलेटिवली बेटर अवेयरनेस। बेसिकली वहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती नहीं है, तो उतनी ज़्यादा अवेयरनेस की बात कोई करता नहीं। यहाँ इंडिया में पड़ता है, इसलिए पहले से ही लोग तैयारियाँ शुरू कर देते हैं गर्मी को लेकर, हीट वेव्स को लेकर। ह्यूमिडिटी इम्पैक्ट हाई इन मेनी रीजन्स, वेरीज बाई रीजन। जैसे कि चेन्नई में ज़्यादा है, दिल्ली में भी ज़्यादा एक्चुअली, ठीक है। तो कुछ रीजन्स में कम है, तो जहाँ पे समुद्र रहेगी वहाँ की ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। तो ये सारी चीज़ें। हाउ ह्यूमिडिटी इफेक्ट्स द बॉडी कूल्स इटसेल्फ थ्रू स्वेटिंग। बॉडी को जब गर्मी लगती है तो वो क्या करता है, वो हीट रिलीज करता है, ठीक है, थ्रू द लिक्विड स्वेट्स, मतलब पसीने के रूप में रिलीज करता है। इन हाई ह्यूमिडिटी स्वीट एवापोरेट स्लोली। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे कपड़े कम सूखेंगे, भीगे कपड़े कम सूखेंगे, वैसे ही पसीना भी वहाँ कम सूखेगा, तो आपको और ज़्यादा गर्मी लगेगी, और ज़्यादा सफोकेशंस फील होगी। बॉडी रिटेन्स मोर हीट एंड कूलिंग इफिशिएंसी ड्रॉप्स। दिस इज़ वाई 35 डिग्री सेल्सियस हाई ह्यूमिडिटी कैन फील वर्स देन 43। मतलब यही है जो मैंने बताया मोटा मोटी, कि आपको 40 डिग्री सेल्सियस भी कम लगेगा अगर वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, और 35 डिग्री सेल्सियस भी कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा अगर वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो मोटा मोटी मैंने सारा रीजंस बता दिया आपको एक्चुअली में यूरोप में काफ़ी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ द रीज़न, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और भी काफ़ी सारे रीजंस थे जो मैंने हाईलाइट कर दिए। आपको होप क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में ये सारे चीज़ें क्यों हो रही है। पॉल्यूशन भी इनमें से एक है। पॉल्यूशन इज़ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इम्पैक्टेड इन दिस कंडीशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से आई है
दुनिया में लोग जब से तरक्की की ओर बढ़े हैं, ग्लोबलाइजेशन जब से हुई, तो ये सारी चीज़ों के साथ पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें हमें मुफ्त में मिल गई, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमें जो इसका बाय कॉन्सिक्वेंसेज है वो झेलनी पड़ रही। तो जब कॉन्सिक्वेंसेज हमारे सामने आती है तो हम ऐसे हो जाते हैं कि एक्चुअल में नहीं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही, लेकिन एक्चुअल में अगर हमें देखा जाए तो एक्चुअल में इसका जो असल रीज़न है वो इंसान ही है। ठीक है, ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ के कारण ही आज ग्लोबल टेम्परेचर 1.2 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है ऑलरेडी। आप समझिए पूरे ग्लोब का, पूरे अर्थ का जो है ग्लोबल टेम्परेचर 1.2 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। अब समझिए, अब इतना टेम्परेचर आप सुनने में तो काफ़ी कम लग रहा होगा, लेकिन अगर लार्ज लेवल पे ये चीज़ होती है, मतलब पूरे ग्लोब में, पूरे अर्थ में अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलती है, जो आज हमें देखने को मिल रही। तो ज़रूरत है इको फ्रेंडली चीज़ों की तरफ हम शिफ्ट हो, ठीक है, और कम से कम पॉल्यूशन को करें। ई व्हीकल की बात होती है, ई व्हीकल की तरफ जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए, तो इन सारे चीज़ों से हम बेहतरीन एक वर्ल्ड का, आने वाले जनरेशन का निर्माण कर सकते हैं। आने वाले जनरेशन के लिए हम एक बेहतर दुनिया छोड़कर जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।